दोस्तों, ये कहानी है ऐसे बच्चों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाने वाली, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो किसी न किसी कारण से लावारिस रह जाते हैं, स्टेशन पर छूट जाते हैं, लोकलाज से डरकर जिनकी माँ जिनका साथ छोड़ देती है, या जिनके माता पिता का साया असमय सिर से उठ जाता है, या जो बाल तस्करों के चुंगल में फंसे हुए होते हैं। और भी बहुत कुछ है जो नौनिहालों की अंधेरी राह में रोशनी करने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्थाओं की ओर से जयपुर जिला के विराटनगर में संचालित किए जा रहे बाल आश्रम की। बाल आश्रम के अलावा सत्यार्थी और उनकी पत्नी सुमेधा सत्यार्थी अब सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन जैसी कई संस्थाओं के माध्यम से भी बच्चों के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाश के कार्यक्रमों के मूल में है करुणा, करुणा भाव। करुणा है तो प्रेम है, और अगर ऐसा संभव है तो फिर इस विश्व में युद्ध उन्माद नहीं बल्कि प्रेम की गंगा बहना संभव है। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी की कहानी के बीच छोटी सी बात अपनी भी। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, हर रविवार की तरह इस रविवार को हम फिर हाजिर हुए हैं प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की नई कड़ी लेकर। पिछले रविवार को हमने दिखाई थी हमारी विरासत सीरीज की प्रथम किस्त। दोस्तों, रविवार को हम खास तौर पर इसी तरह की वीडियो जारी करते हैं, मतलब या तो विरासत से जुड़ी या किसी शख्स या संस्था की इंस्पायरिंग स्टोरी। इस बार हमने विराटनगर पहुंचकर कैलाश सत्यार्थी के कामकाज को देखा है, समझा है। हम समझते हैं खुद बोलने से अधिक सत्यार्थी की टीम से जुड़े लोगों की जुबानी सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक खास बात भी कहनी है दोस्तों, कुछ समय पहले तक अपवादों को छोड़कर अधिकांश एनजीओ के बारे में मेरी धारणा अच्छी नहीं रही। मुझे यही लगता रहा है कि सेवा के नाम पर मेवा अर्जित करना ही अधिकांश गैर सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य रहा है। दैनिक जागरण व दैनिक भास्कर में काम करते हुए सामाजिक संस्थाओं के कई विवाद भी सामने आए, जिससे गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में बनी हुई धारणा और मजबूत हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ खास कारणों के चलते अब मैं अपनी धारणा बदल रहा हूँ। मुझे आधा गिलास खाली नहीं दिखता बल्कि आधा गिलास भरा हुआ दिखता है। नकारात्मक छोड़कर मेरी आंखें केवल सकारात्मक देख रही हैं। कल्पना करो, अगर कैलाश सत्यार्थी की पहल नहीं होती तो उन हजारों बच्चों का क्या होता जो आज इनकी संस्थाओं की छत्रछाया में पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी सी बातें कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी बतानी है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे उनके बारे में थोड़ा सा जानने का अवसर तब मिला जब मैं विराटनगर पहुंचा। विराटनगर में मेरे साथ मेरे साथी सत्यम भी थे। आप आगे उनके आश्रम के बारे में देखेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोविड-19 के बाद कैलाश सत्यार्थी ने सभ्यता का संकट और समाधान नाम से पुस्तक लिखी। अभी जो नया उन्होंने फाउंडेशन शुरू किया है, सत्यार्थी मूवमेंट ग्लोबल कंपैशन, ये पूरी तरह करुणा पर आधारित एक संस्था है, विश्व में करुणा भाव पैदा करने के लिए, ये भी देखेंगे। और बाल आश्रम को लेकर के जो काम वहाँ किए जा रहे हैं, बाल विवाह रोकने की पहल हो रही है, बाल पंचायतें हो रही है, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी देने के लिए बड़ी पहल हो रही है। ऐसे कई गाँव में मुझे जाने का अवसर मिला जहाँ पर बाल आश्रम की ओर से काम किए जा रहे हैं। ऐसी लड़कियां भी हमें मिली जिनको बाल आश्रम में पढ़ाई के बाद विश्व मंच पर अपनी बात कहने का मौका मिला है। उनकी कहानी आप आगे सुनेंगे। आइए अब सत्यार्थी के उन कामों को सुनते हैं जिन्हें सुनकर मन में करुणा के भाव खुद जागृत हो जाएंगे। आइए सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। रविवार विशेष की एक नई कड़ी तैयार करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं बाल आश्रम। विराटनगर जिला जयपुर में स्थित है बाल आश्रम। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और उनकी टीम चला रही है, संचालित कर रही है। यहाँ पर बच्चों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं उन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी हम अंदर चलते हैं। ये प्रवेश द्वार है बाल आश्रम का। हम यहाँ देर शाम पहुँचे थे कल। अभी यहाँ पर जो मौजूद साथी है उनसे आश्रम की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आप जानते हैं काफ़ी सालों से आश्रम में बच्चों की हर तरह की परवरिश की जा रही है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है। जो बच्चे माता पिता का आशीर्वाद जिन बच्चों के सिर से उठ जाता है, उन बच्चों को यहाँ संरक्षण दिया जाता है।
पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जाती है और कैलाश सत्यार्थी की टीम के सभी साथी यहाँ दिन रात सेवा में संलग्न रहते हैं। ये इनका कार्यालय आप सामने देख रहे हो। आप मैं सत्यम, आप देखो, ये कार्यालय ऑफिस है, ये एंट्री द्वार है, ये स्वागत कक्ष है। प्रवेश करते ही आप इधर देखेंगे और आप पीछे देखें, अरावली की पर्वत श्रृंखला है और इसके ठीक नीचे जो है आप देख रहे हो कितनी, जिस क्षेत्र में पानी का अभाव है, जल संरक्षण का एक अच्छा तौर तरीका अपना करके प्लांटेशन भी है और इसके साथ साथ आप बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं, ये लगता है बहुत कड़ी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। आश्रम के बारे में हम थोड़ा सा चाहेंगे, थोड़ा सा आप आगे आइए सत्यम, एक बार और आगे तक दिखाते हैं, दूर तक। इससे पहले हम आपको आश्रम से जुड़े साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आदेश जी हैं, उनके साथ किंशु कुमार जी हैं, इनसे पूरी बात करेंगे। जब आदेश शर्मा जी, एक हमारे मन में ये जिज्ञासा है जानने की, जहाँ पर कोई भी यूनिट स्थापित होती है, चाहे उद्योग हो चाहे सेवा की गतिविधियाँ हों, वह सराउंडिंग जो एरिया के लोग हैं उनकी अपेक्षा होती है कि हमसे कुछ हो। आपने इस क्षेत्र में, विराटनगर और इसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी क्या गतिविधियां चलाई हुई है जिनसे स्थानीय लोगों का जुड़ाव आपसे बने, या इस क्षेत्र में आना आपका क्यों हुआ? यहाँ पर क्या गतिविधियां, क्या किस तरह की थी जो आपको चलाई यहाँ पर? जी देखिए, आज से ठीक 25 साल पहले से ये बाल आश्रम यहाँ पे है और यहाँ जो आसपास का क्षेत्र है, इसको एक ऐसा वातावरण देना कि यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, कोई बाल मजदूरी ना हो, किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे पे कोई शोषण ना हो। तो एक आसपास के क्षेत्र आप देखोगे, चाहे आप विराटनगर देखो, चाहे थानागाजी का एरिया देखो, चाहे पावटा के आसपास का देखो, हाईवे के आसपास भी आप जो आश्रम से टच में जा रहे हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी बच्चा कहीं पे काम नहीं कर रहा है। सारे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जा रहे हैं। सब लोगों को बाल श्रम नहीं है यहाँ, चाइल्ड लेबर नहीं है, चाइल्ड लेबर फ्री क्षेत्र है बाल आश्रम के आसपास और चाइल्ड मैरिज फ्री क्षेत्र है बाल आश्रम के आसपास। और अभी भी हम राजस्थान के 800 गांव में बाल विवाह मुक्त गांव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे 200 से ज़्यादा गाँव को हम, अलवर और जयपुर जिले के 200 से ज़्यादा गाँव को हम बाल मित्र ग्राम बना चुके हैं। जो ऐसा गांव जहां बच्चों से दोस्ती, मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, बच्चों की बात को सुना जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें, उनको शिक्षा मिले। इस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी जी की और सुमेधा जी की लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे आइडियल, कुछ ऐसे आइकॉन जो है यहाँ पर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम मिल सकें, एक दो बच्चे, और जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कुछ अच्छा कर पाए हो, उनको पुरस्कृत किया गया हो। जी, मैं आपका ध्यान पायल जांगीड़ की ओर ले जाना चाहूँगा कि बाल मित्र ग्राम से निकली हुई एक बाल सरपंच पायल जांगीड़, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला, जिस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा था, उसी दिन उसी टाइम उसी मंच से भारत में बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इस छोटी सी बच्ची को पुरस्कार मिला 2019 में। और तारा बंजारा है, जो अपने समुदाय की पहली लड़की है, उस गांव, उस समाज की पहली बच्ची है कि वो पढ़ रही है, राज कॉलेज पे चली गई है बाल आश्रम के सहयोग से, और आदरणीय सुमेधा जी की मार्गदर्शन में वो पढ़ाई कर रही है और वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। वो चाहती है कि जो बच्चों पे शोषण हुआ है, जो महिलाओं पे शोषण होता है, पुलिस बच्चों की बात सुनती नहीं है, महिलाओं की बात नहीं सुनती है, तो उसकी वो रक्षा करे और एक उसका उदाहरण बने और ऐसे वंचित लोगों को वो न्याय दिलाए। एक जो बंजारा की बस्ती बता रहे हो और प्रियंका जांगीड़ बता रहे हो, कितनी दूर है यहाँ से उनका? जी, पायल जांगीड़ का घर यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर है और तारा बंजारा का घर यहाँ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। दोनों बच्चियों को बाल आश्रम पढ़ा रहा है। पायल जांगीड़ अभी RAS की ट्रेनिंग कोचिंग कर रही है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की, जयपुर में रह के। उसी प्रकार तारा बंजारा भी पुलिस की कोचिंग कर रही है, जयपुर में दोनों बच्चियां रह रही हैं। और जब भी कोई आश्रम इवेंट होता है, वो समाज के लिए और आश्रम के लिए अभी भी फील्ड में आके काम कर रही हैं। वो अपनी उम्र की लड़कियों के लिए एक उदाहरण है और वो काफ़ी अवार्ड लिए हैं। विदेश मंच पे भी जाके उन्होंने अपनी आवाज़, बच्चों की शिक्षा, बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। क्या आज उपलब्ध हैं दोनों उनमें से? अभी तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो जयपुर में पढ़ाई कर रही है, जयपुर में अवेलेबल है। ठीक है, हमारे साथ आदेश कुमार शर्मा जी भी है, किंशु कुमार जी भी हैं। किंशु कुमार जी बहुत अच्छे से मुझे शाम को भी डिटेल समझा रहे थे। अब इनसे पूछते हैं, आप
कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आश्रम से जुड़ी हमको बताइए। स्थापना से लेकर के अब तक क्या क्या गतिविधियां हो रही है, कब स्थापना हुई आश्रम की, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मैं आश्रम के बारे में बताऊंगा। तो हम जिस जगह पे बैठे हैं ये बाल आश्रम है और इसकी शुरुआत आदरणीय श्री शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी और उनकी धर्मपत्नी श्री श्रीमती सुमेधा कैलाश जी ने की थी। और उन्होंने इसको धीरे धीरे करके बनाया और ये जो आप अस्तित्व देख रहे हैं आज इस आश्रम का, ये पिछले 25 सालों का मेहनत का नतीजा है। और आज भी हम इसको इसी में लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें, बच्चों के लिए एक और अच्छी से अच्छी जगह बना सकें। तो इसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है जो मैं बताऊँगा कि श्री सत्यार्थी जी की बेटी हैं अस्मिता जी। अस्मिता दीदी बोलते हैं हम सब उनको। और वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में कैनेडियन लेबर कांग्रेस में उन्होंने एक अपना भाषण दिया पूरी दुनिया के लीडर्स के सामने, कैनेडियन लेबर कांग्रेस के सामने। और उसमें कैनेडियन लेबर कांग्रेस के सभी लोग बैठे थे, बहुत सारे। और वहाँ पे उन्होंने बच्चों से जुड़ी मुद्दों पे अपनी बात रखी, शिक्षा पे बात रखी, दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों पे बात रखी। और जिस ऊर्जा और इतनी ताकत से जो अपने उन्होंने बात रखी, वहाँ के लोग प्रभावित हुए। मंच जब उनका ख़त्म हुआ भाषण तो उसके बाद आके उन्होंने कहा कि वो उनको यहीं पे रख के पढ़ाने करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता ये करने में सक्षम हैं, पर मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रख के पढ़ाई-लिखाई कर सके, बाल श्रमिक, पूर्व बाल श्रमिक बच्चे। तो फिर उन्होंने उनको ये बहुत आइडिया पसंद आया। उन्होंने इस जगह को खड़ा करने में मदद किया और जो उनको इस पुरस्कार राशि मिली उससे ज़मीन खरीदी गई और धीरे-धीरे इसको बढ़ता गया और आज ये 100 बच्चों का तो कैलाश सत्यार्थी जी ने सबसे पहला यही आश्रम स्थापित किया? नहीं, इससे पहले उन्होंने सबसे पहले 91 में मुक्ति आश्रम एक दिल्ली में है, बुराड़ी अच्छा। में, वो स्थापित किया, जो कि इससे काफ़ी छोटा है। और वो एक ट्रांज़िट होम है, जहाँ पे बच्चे आते हैं छूटने के बाद कुछ समय के लिए, जब तक उनका लीगल प्रोसेस और काउंसलिंग और सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद बच्चों को घर भेज दिया जाता है। लंबे समय के रहने के लिए फिर बाल आश्रम वो बच्चे आते हैं। कितने बच्चे हम अभी बाल आश्रम में रह रहे हैं जिनको हम संरक्षण दे रहे हैं? अभी हमारे पास 75 बच्चे हैं और हम लोग 100 से 110 के बीच में हमारे पास बच्चे रहते हैं यहाँ पे पूरे वर्ष भर। और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बिजली का, सिलाई का, कारपेंटरी का भी है, साथ-साथ में अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को यहीं आश्रम में रह के दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर के पास के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हम किस श्रेणी तक उनको, जैसे उनका क्या 8वीं 10वीं 12वीं या कहाँ तक एजुकेट करवाते हैं? आत्मनिर्भर बनाने का हमारा क्या तौर तरीका रहता है? तो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं सर, वो या तो कभी स्कूल नहीं गए होते या एक लंबे गैप से आते हैं। और जो भी बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे बाल श्रमिक होते हैं, ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, बाल व्यापार का शिकार होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक मानसिक यातना और शारीरिक प्रताड़ना झेल कर आते हैं। तो वो ज़रूरी होता है कि पहले बच्चे उन चीज़ों से उबर सके। तो ये जगह ऐसी बनाई गई है कि बच्चे अपनी इन सारी चीज़ों को भूल के और सपना देख सके, आगे बढ़ने के बारे में सोच सके, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के बारे में सोच सकें। तो बच्चे यहाँ पे पहले छोटी क्लासेस में अनौपचारिक में आश्रम में रह के पढ़ते हैं और जो फिर उसके बाद स्कूल में उनका हम दाखिला कराते हैं। और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, 10वीं 12वीं पास करते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं आज हमारे बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों की फ़ीस बहुत कम होती है। उसके अलावा जिन बच्चों का दाखिला वहाँ नहीं हो पाता, उन बच्चों का जिन प्राइवेट विश्वविद्यालय में दाखिला होता है, उसकी फ़ीस हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम करवा सकें और साथ में जो भी खर्चा आता है वो बाल आश्रम वहन करता है। शर्मा जी, कुछ बच्चे जैसे परित्यक्त भी आते होंगे, लावारिस भी आते होंगे। जब हम ऐसे बच्चों को, कई बार समस्या नहीं होती इनको माँ का नाम पिता का नाम क्या दिया जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कभी? जी, कुछ मिसिंग बच्चे आते हैं जिनका पता नहीं रहता है कि उन बच्चों का घर कहाँ है, वो कहाँ से आए हैं। अभी भी हमारे पास वर्तमान में भी कुछ मिसिंग चिल्ड्रन रह रहे हैं। तो जैसे किंसू जी बता रहे थे, उसी बात को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा कि बच्चे जब यहाँ पे उस ज़िंदगी से छूट के आते हैं, जिस ज़िंदगी में वो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं 15-15, 17-17 घंटे, खाना नहीं मिल रहा है। तो जब वो आश्रम में पहले दिन आते हैं,
एक ऐसा जीवन छोड़ के एक नए उजाले में, नए प्रकाश में वो जब आते हैं तो उस दिन से उनका एक नया जन्मदिन बनता है। उन बच्चों का जन्मदिन हम लोग यहाँ से उसी डेट से मनाते हैं, और जब तक बच्चा यहाँ रहता है तो उसी डेट से हम ईयरली उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं सारे बच्चे मिलके। ये तरीका और ये चीज़ आदरणीय सुमेधा जी, जिनको हम प्यार से माता कहते हैं, उन्होंने बनाया कि बच्चा एक ट्रोमा से निकल के, ऐसी दरिंदगी की जीवन से निकल के नई ज़िंदगी में आ रहा है, उसी का नया जीवन है। तो मिसिंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके माँ बाप का पता नहीं होता, तो एज ए संरक्षक के रूप में जब उनका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो उनका संरक्षक एज ए बाल आश्रम के गुरुजी लोग, बाल आश्रम से जो हम लोग काम करते हैं, पुराने समय से कर रहे हैं, वो लोग उनके संरक्षक होते हैं। वो लोग संरक्षक होते हैं। अच्छा, हम एक बात ये, यहाँ पर जिस जगह ये कैंपस है, हमने देखा है, कल से सुना भी है आप लोगों से, पानी का बहुत संकट रहता है। पानी की व्यवस्था किस तरह करते हैं आप लोग? जो पानी के लिए हम लोग एक बोरिंग कर रखे हैं जिससे अभी पानी मिलता है हमें। उसके अलावा एक कुआं है जो गर्मी में पानी नहीं देता है, पर हम लोग एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये करते हैं कि पानी का रिसाइकलिंग करते हैं। बच्चों के जो पूरा हॉस्टल का और दूसरे जो पानी आश्रम में रिसाइकल हो सकते हैं, तो ग्रे वाटर के रूप में हम लोग उसको पूरा रिसाइकल करते हैं। पेड़ पौधों में हम लोग वही पानी यहाँ पे देते हैं, और बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोग किस क्षेत्र में हैं, और ये अपने आप में एक ड्राई जोन है जहाँ पे पानी की अधिकता कम है। तो बच्चे अपने आप में इस चीज़ को संदेश अपने खुद तो इसको जीवन में लाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी पानी संरक्षण पे बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो पानी जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और हम लोग इसका तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बर्बाद ना हो इसकी पूरी। आपका शर्मा जी, कुमार साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाल आश्रम से जुड़े दोनों साथियों की बातें सुनी हैं। आइए अब आश्रम का विजिट करते हैं और किंसु से जानते हैं यहाँ पर किस तरह पुस्तकालय और किस तरह संगीतालय आदि की व्यवस्था की हुई है। आइए चलते हैं। काफ़ी तो बहुत बड़ी बड़ी रखी है, क्या है इनके पीछे? सर, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध थोड़े से खटाईपूर्ण रहे, तो उसी के बीच बच्चे क्रिकेट फॉर पीस करके, क्रिकेट के ऐसा जरिया है जो दोनों देशों को करीब लाता है। तो पहले भारत के बाल आश्रम के बच्चे पाकिस्तान गए क्रिकेट खेलने और वहाँ के इंटरनेशनल स्टेडियम्स में क्रिकेट खेला, और पाकिस्तान के बच्चे फिर इंडिया आए और उन्होंने यहाँ के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। बाल आश्रम ट्रस्ट ने इसकी व्यवस्था की? जी, तो बेसिकली ये कैलाश जी द्वारा, श्री सत्यार्थी जी द्वारा शुरू की गई मुहिम थी क्रिकेट फॉर पीस की। और ऐसा नहीं था कि दोनों सिर्फ इंडिया टीम की, इंडिया के बच्चे होते थे, पाकिस्तान की, दोनों देशों की मिला के 2 टीम बनती थी, जिसमें भारत के एक टीम में भारत पाकिस्तान दोनों के और दूसरी टीम में भारत पाकिस्तान दोनों के बच्चे होते थे। और उसके बाद फिर वो अलग अलग शहरों में जाके दोनों देशों के बीच भाईचारा, पीस का मैसेज दिया गया है, जो इन सब चीज़ों पे बात की गई। थैंक उतरते कर लेंगे। क्या बताना चाह रहे थे? तो जब बच्चों का ये मुहिम हो गया, उसके बाद फिर बड़े लोगों का डेलीगेट, क्रिकेट का जो मुहिम हुआ उसके बाद, क्रिकेट का जो पीस का मुहिम हुआ उसके बाद फिर बड़े लोगों का, वहाँ के अलग अलग संगठनों के लोग फिर बाल आश्रम आए और बैठ के किस तरीके से हम लोग एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, और साथ साथ में दोनों देशों में जो बच्चों की हालत है उन पे कैसे काम किया जा सकता है, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी कैसे बताई जा सकती है, इस चीज़ पे बातें हुई। ये यहाँ का म्यूजिक रूम है, म्यूजिक और क्राफ्ट, म्यूजिक के साथ साथ यहाँ क्राफ्ट भी जी, बच्चों को। आप देखेंगे कि दीवारों पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनी हैं, और साथ साथ में जो बेकार मटेरियल्स होते हैं उनको जोड़ के बच्चों ने बहुत सारी कलाकृतियां बनाई हैं, पेपर मेसी की चीज़ें बनाई हैं, घड़ियां बनाई हैं। तो ये सारी गतिविधियां उनके लिए अलग से होती है। साथ साथ में जो हमारी, एक बार आप इधर हैं, एक बार सत्यम देखिए, एक बार ये दिखाइए, एक बार जो दर्शक देख सकें अच्छे से, ये क्राफ्ट जो है किस तरह का बहुत बढ़िया बेहतरीन क्राफ्ट जो है बच्चों ने तैयार किया है। आप देखेंगे कि ये कंकड़ को जोड़ के उन्होंने पेन वगैरह रखने का सामान का बनाया। ये पेपर मेसी से बनी हुई चीजें हैं, जो बेकार रद्दी पेपर होते हैं उनको गला करके ये चीजें बनाई जाती हैं। ये फोटो फ्रेम है, ये पेन होल्डर है, और उसके अलावा ये उन्होंने एक बनाया था बच्चों को पढ़ने के लिए कि वो 12 खड़ी सीख सकते हैं, किसी भी सारी मात्राएं हैं, अलग अलग अक्षर हैं, उन पर लगा के बहुत अच्छा बनाया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने ये जो बांस है उसका भी कुछ कलाकारी करके ये कुछ बनाया उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें बच्चे से आ जाए पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने कलाकारी से ये बनाया हुआ है, और इससे इजी लर्निंग का प्रोसेस भी है पूरा का पूरा। मिट्टी और जोड़ करके इन्होंने बनाया है। ये कंक्रीट
को ज्वाइंट करके ये बनाया है, कंकड़ चुन के। कंकड़ चुन के, तो इसके ग्लू की मदद से जी, मेरे ख्याल से। ग्लू गन के यूज करके उन्होंने बनाया है। उसके अलावा और ये क्या चीज़ है? ये सर जो हमारे होली के गुलाल होते हैं उनके डब्बे हैं ये। अच्छा, और उसके अच्छा। ऊपर फिर ये जो दिए आते हैं उनको रंगीन दिए उनको जोड़ के इन्होंने एक फोटो फ्रेम जैसा बनाया हुआ है। तो ये सारी अंधेरी जिंदगी को रोशन करने का हर प्रयास यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह क्राफ्ट, म्यूजिक, सब तरह के बच्चों के सर्वांगीण विकास के यहाँ प्रयास चल रहे हैं। और इस तरह की गतिविधियाँ आप देख सकते हो। चित्रों की जुबानी भी बहुत अच्छे से हर चीज़ को जो है आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह यहाँ के बच्चों की हस्तकला का, हस्तशिल्प का बेहतरीन नमूना है।